हेलो दोस्तों, मित्रों, नमस्ते। आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 8वीं NCERT, RBSE, CBSE, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड सभी के लिए कक्षा 8वीं विज्ञान विषय का अध्याय नंबर 1, जिसके अंतर्गत हम आपको बताएंगे कि पहले अध्याय में क्या क्या है और पहले अध्याय में क्या लिखा हुआ है, इसको समझाने का प्रयास करवाएंगे और आप इसे समझने का प्रयास करेंगे। आपके लिए एक खुशखबरी निकल कर यह आ रही है कि आज से जो भी चैप्टर, जो भी वीडियो लेक्चर आपके लिए लिया जाएगा प्रतिदिन, उस वीडियो लेक्चर से संबंधित जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट, वो सारे क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसी वीडियो के नीचे मिलेंगे। तो आप उन क्वेश्चंस को हल कीजिएगा और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 1, कक्षा 8वीं, विषय विज्ञान। सत्र आप बता दें कि सत्र 2022-23 के लिए मैं विज्ञान विषय की पुस्तक पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, अध्याय का नाम लिखा हुआ है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। अब देखो, फसलों का उत्पादन हम किस प्रकार से खेत के अंदर करते हैं और उनका प्रबंधन हम किस प्रकार से करते हैं, इसके बारे में आज संपूर्ण डिटेल हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। चलिए अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है कि ग्रीष्मावकाश में पहेली एवं बुझो अपने चाचा के घर गए। अब पहेली नाम की कोई एक लड़की है और बुझो नाम का कोई एक लड़का है। वो अपने चाचा, जिसे मारवाड़ी में कहते हैं काका, उनके घर गए। उनके चाचा एक किसान हैं। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, जैसे कि खुरपी, दर्राती, बेलचा, हल इत्यादि। देखिए, किसान क्या होता है? किसान उसे कहते हैं जो खेत में काम करता है, जो खेती बाड़ी करता है, जो खेती बाड़ी का कार्य करता है, उसे हम किसान कहते हैं। जो खेत जोतता है, फसलें उगाता है, सब्जियां उगाता है, उसे हम किसान कहते हैं। औजार का मतलब है जो खेती में काम आने वाले औजार हैं, जिसकी सहायता से खेती की जाती है, उसे हम कहते हैं औजार। और वो औजार उन्होंने कौन कौन से देखे? खुरपी, दर्राती, बेलचा और हल। ठीक है, हल आप सभी को पता है कि खेत जोतने के लिए काम आता है, और दर्राती हैं, खुरपी हैं, बेलचा हैं, ये भी खेती में काम आने वाले औजार हैं। अब ये बुझो क्या कह रहा है? बुझो कह रहा है कि मैं जानना चाहता हूँ कि हम इन औजारों का उपयोग कहाँ करते हैं। अब जो आपने ऊपर औजार पढ़े हैं, इन औजारों का उपयोग हम कहाँ पर करते हैं, ये बुझो जानना चाहता है। तो अब इसका जवाब आपको नीचे वाले पैराग्राफ में मिलेगा। इसमें लिखा हुआ है कि आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। ये हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, ये भी पढ़ा था। क्या आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषित करते हैं? किस प्रकार संश्लेषित करते हैं, ये भी हमने पीछे पढ़ा था, पिछले वाली क्लास में कक्षा 7वीं के अंदर पढ़ा था। आगे लिखा हुआ मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ है। मतलब मनुष्य अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता और पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है? परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं, ऐसा हम क्यों करते हैं? तो इसका जवाब भी आपको मिल जाएगा। आप जानते ही हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रम जैसे कि पाचन मतलब उसने भोजन किया, उस भोजन का पाचन भी होना जरूरी है। यदि भोजन का पाचन नहीं होगा तो हमें ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? श्वसन, उत्सर्जन में संपादन करते हैं। हम अपना भोजन पौधों अथवा जंतुओं या दोनों से प्राप्त करते हैं। मनुष्य अपना भोजन है वो पौधों से प्राप्त करते हैं। जैसे पौधों से फल प्राप्त कर लिया, सब्जी प्राप्त कर ली, और खेतीबाड़ी से अनाज प्राप्त कर लिया, और जंतुओं से हमने दूध प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो और मांस प्राप्त कर लिया, अंडे प्राप्त कर लिए। तो जो मनुष्य हैं वो पौधों और जंतुओं दोनों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं।
आगे ये क्या कह रहा है, बुझो कह रहा है क्योंकि हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, अतः हम अपने देश के इतने अधिक लोगों को भोजन किस प्रकार उपलब्ध करवा सकते हैं। अब ये बुझो कह रहा है कि हमारे देश की जनसंख्या बहुत अधिक है और प्रत्येक जीव को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। तो बुझो क्या कह रहा है कि भोजन इतने लोगों को हम कहाँ से खिलाएंगे या कहाँ से इतने लोगों के लिए भोजन उपलब्ध करवा सकते हैं। तो इसका आंसर भी आप इसी वीडियो में देख सकते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, ये पहली कह रही है कि भोजन का बड़े स्तर पर उत्पादन करना आवश्यक है। बुझो ने क्वेश्चन पूछा था कि इतना भोजन हम किस प्रकार उपलब्ध करवा सकते हैं। तो पहले ने क्या जवाब दिया, पहले ने जवाब दिया भोजन का बड़े स्तर पर उत्पादन करना जरूरी है, मतलब बड़े बड़े खेत जोतने होंगे जिसकी सहायता से सभी लोगों को भोजन की आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है। आगे लिखा हुआ है एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्राप्त करने के लिए इसका नियमित उत्पादन का मतलब ये है कि हमेशा भोजन के लिए उसको फसल उगानी पड़ेगी, पेड़ पौधों का रखरखाव करना पड़ेगा, उसका उचित प्रबंधन करना पड़ेगा और वितरण आवश्यक है। ठीक है, अब अगला टॉपिक हमारा लिखा हुआ है कृषि पद्धतियाँ, यानी कृषि की विधियाँ कौन कौन सी हैं जिसकी सहायता से किसान कृषि करता है। आप में से किस किस के पिताजी, किस किस के दादाजी किसान ज़रूर होंगे। तो जिस घर में या जिस परिवार में कोई किसान है या खेती करता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि हम किसान हैं। ठीक है, अब आगे लिखा हुआ है कि लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे। घुमंतु का मतलब ये है कि मनुष्य थे वो घूमते थे, मतलब खेती बाड़ी करना वो नहीं जानते थे। ठीक है, वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में समूह में विचरण करते रहते थे। ठीक है, वो घूमते क्यों थे, क्योंकि उनको भोजन नहीं मिलता था, क्योंकि वो खेती करते नहीं थे और उनको आवास के बारे में ज्ञान नहीं था, रहने के बारे में उनको जगह नहीं थी। जगह बहुत थी लेकिन उन्हें पता नहीं था कि आवास किस प्रकार से बनाया जाता है। तो वो आवास और अपने भोजन की तलाश में इधर उधर घूमते रहते थे। पुराने ज़माने में वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। पहले वो कच्चे फल खाते थे, यानी पेड़ पौधों से सीधे कच्चे फल और सब्जियां खा जाते थे। घुमंतु लोग थे, घूमते थे। जिस प्रकार के आज बंदर घूमते हैं, तो बंदर कच्चे फल भी खा जाते हैं, जंतुओं को भी खाते नहीं देखा है, खाते होंगे, लेकिन सब्जियां भी खा जाते हैं, रोटी भी खा जाते हैं। तो इस प्रकार से मनुष्य भी पहले घूमते थे। फिर लिखा हुआ है कि कालांतर में खेती कर चावल, गेहूं और अन्य खाद्य फसलों का उत्पादित कर सके, इस प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ। फिर क्या हुआ, ज़माना धीरे धीरे बदला और उन्होंने खेती करना सीख लिया। जब उन्होंने ये खेती करना सीखा तो उन्होंने चावल बोया, गेहूं बोया और अन्य खाद्य फसलें जैसे कि बाजरा बो दिया, मूंग, मोठ, ग्वार, इस प्रकार की फसलों को बो दिया और इस प्रकार की फसलों को उत्पादित करके उन्होंने अपना पेट भरा, ज्यों तो करके उन्हें भोजन मिला, उन्हें भोजन की प्राप्ति हुई, तो उन्होंने कृषि करना प्रारंभ कर दिया। अब आपके परिवार में किस किस विद्यार्थी के घर में या किस किस विद्यार्थी के परिवारजन कृषि करते हैं, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब आगे लिखा हुआ है कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे हम फसल कहते हैं। तो ये आपका एक क्वेश्चन बन गया कि फसल किसे कहते हैं। तो एक ही किस्म के पौधे मतलब एक ही प्रकार, जैसे कि बाजरा है तो पूरे खेत में बाजरा ही बोया जाता है, गेहूँ है तो पूरे खेत में गेहूँ बोया जाता है। तो एक ही प्रकार की फसल किसी एक निश्चित बड़े स्थान पर बोई जाती है, तब उसे हम फसल कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए गेहूँ की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के। फसल का मतलब ये होता है कि एक ही प्रकार की फसल है। ठीक है, अब आगे लिखा हुआ है कि आप जानते ही हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं, फसलें कई अलग अलग प्रकार की होती हैं, जैसे कि अन्न हो गया, सब्जियां, फल। अब देखो, अन्न खेतों में उगाए जाते हैं, जैसे कि अन्न धान को कहते हैं, गेहूँ हो गया, बाजरा, चावल। सब्जियों की बात करें तो आलू, भिंडी, टमाटर, गोभी, जो भी सब्ज़ी आपको पसंद है वो सब्जियों को आप ले लीजिए। फल, जो भी आपको फल पसंद है वो लीजिए। मुझे जो भाई सबसे अच्छा आम पसंद है। आपको कौन सा फल पसंद है वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए।
ठीक है। तो फल वगैरह, सब्जियां हो गई, अन्न हो गया, तो ये अलग अलग फसलें हैं। जिस मौसम में ये पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। मतलब ये जो फल हैं, सब्जियां हैं, अन्न हैं, अलग अलग मौसम के अंदर उगाए जाते हैं। उनके लिए भी अलग अनुकूल मौसम की ज़रूरत है। जैसे कि गर्मी की ऋतु आ गई है तो गर्मी की ऋतु में बरसात होगी, बरसात के अंदर हम बाजरा बोएंगे, मूंग बोएंगे, मोठ बोएंगे। उसी प्रकार सर्दियों की ऋतु में गेहूँ बोए जाते हैं, चावल बोए जाते हैं। तो उसी प्रकार से सभी फसलों की अपना अपना एक मौसम होता है, उसी मौसम में उस फसल को बोया जाता है और वो तैयार होकर हमारे खाने योग्य हो जाती है। अब आगे आता है कि भारत एक विशाल देश है, भारत बहुत बड़ा देश है। यहाँ पर ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न है। मतलब जैसे कि मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ वर्षा बहुत कम हो रही है, क्योंकि ये एक रेतीला स्थान है। रेतीले रेगिस्तान के अंदर बरसात बहुत कम होती है। हमारे इधर बाजरा सबसे ज़्यादा उगाया जाता है और बाजरा सबसे ज़्यादा खाया जाता है। गेहूँ है वो कभी कभार किसी फंक्शन में, शादी विवाह में खाया जाता है, बाकी ज़्यादातर गेहूँ नहीं खाते हैं। हमारे इधर पश्चिमी राजस्थान में बाजरा को ही भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। और सब्जियां हैं तो सब्जियां बरसात की ऋतु में खेतों में हो जाती हैं तो वो ही उपयोग करते हैं। मतलब जहाँ जहाँ खेती करते हैं प्रत्येक स्थान पर उसकी तापमान अलग है, उसकी आर्द्रता अलग होगी, उस पर वर्षात भी अलग होगी। किसी कहीं कुछ स्थान पर ज़्यादा होगी तो किसी स्थान पर कम होगी। तो उस हिसाब से फसलें भी अलग अलग बोई जाती हैं। अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। वे इस प्रकार हैं। मतलब ये सारी विविधता है और इतनी विविधता होने के बावजूद भी हम फसलों को दो भागों में बांट सकते हैं। पहली है खरीफ की फसल, दूसरी है रबी की फसल। अब देखो खरीफ की फसल क्या है, समझिए कि वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ की फसल कहलाती है। खरीफ की फसल जैसे कि अब जून का महीना चल रहा है, इस समय बरसात हुई तो हमने क्या किया, बाजरा बो दिया, मूंगफली बो दी, सोयाबीन बो दिया, कपास बो दिया। तो ये सारी खरीफ की फसल है। जो फसलें बरसात की ऋतु में बोई जाती हैं उसे हम खरीफ की फसल कहते हैं। भारत में वर्षा ऋतु में सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। मतलब जून माह में उसे बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर तक उसे काट लिया जाता है उस फसल को। इस फसल की अवधि इतनी ही होती है जो वर्षा ऋतु में बोई जाती है। जैसे इसमें धान बोए जाते हैं, मक्का हो गया, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ की फसलें। आगे आया है रबी की फसल। तो रबी की फसल के अंदर शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें रबी की फसलें कहलाती है। शीत ऋतु का मतलब है सर्दी की ऋतु। सर्दी की ऋतु में जो फसलें हम उगाते हैं उसे हम कहते हैं रबी की फसल। आगे लिखा हुआ गेहूँ, चना, मटर, सरसों तथा अलसी रबी की फसल के उदाहरण हैं। ये कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, उसको आपको ध्यान में रखना है। आगे लिखा हुआ है कि इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती है। ग्रीष्म का मतलब है गर्मी की ऋतु में। ये खरीफ की और रबी की फसल के बारे में जाना। उसके बाद में कह रहा है ये इसके अलावा मतलब इसके अतिरिक्त कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पर दालें और सब्जियां हैं वो गर्मी की ऋतु में भी उगाई जाती हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है आधारिक फसल पद्धतियाँ। मतलब फसल पत्तियाँ कौन कौन सी हैं इसके बारे में आपको पढ़ना है। यहाँ पर ये हैं बूझो, ठीक है, इसका नाम तो पहले पता था। इसका नाम क्या है, पहेली। बूझो क्या कह रहा है कि धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता। जो धान है वो गर्मी की ऋतु यानी बरसात की ऋतु में क्यों उगाते हैं, वो सर्दी की ऋतु में क्यों नहीं उगा सकती। ये भी इसने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ये भी आपको जानना जरूरी है। और आगे पहेली क्या कह रही है कि धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः इसे केवल वर्षा ऋतु में उगाते हैं। इसने क्वेश्चन किया और पहेली ने इसका रिप्लाई दे दिया। ठीक है, इसने क्या कहा कि जो धान है उसको बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है और सर्दियों की ऋतु में वर्षा होती नहीं है, तो इतने पानी की आवश्यकता की हम पूर्ति नहीं कर सकते। इसलिए जो धान है, बाजरा, गेहूँ, चावल, सोयाबीन है, उस सभी फसलों को हम
केवल और केवल ग्रीष्म ऋतु में ही बोते हैं। अब आगे लिखा हुआ है कि फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। ठीक है, सामयिक का मतलब क्या है? एक निश्चित अवधि में करने पड़ते हैं अनेक क्रियाकलाप। आप देखेंगे कि ये क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिनका उपयोग माली अथवा सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं, या आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। मतलब जो क्रियाकलाप माली करता है या आप कोई सजाने वाले बढ़िया बढ़िया पौधे उगाते हो, उनके लिए जो जो आप काम करते हो उतना काम किसान है वो खेती के अंदर करता है। आगे लिखा हुआ है कि यह क्रियाकलाप अथवा कार्य कृषि पद्धतियाँ कहलाते हैं। अब जो भी क्रियाकलाप हम पूरे खेती के दौरान करते हैं, यानी फसल बोने से लेकर फसल काटने तक में जो क्रियाकलाप होते हैं उसे हम कृषि पद्धति कहते हैं। और यह क्रियाकलाप आगे दिए गए, मतलब कौन कौन से हम क्रियाकलाप करते हैं कृषि पद्धतियों के अंतर्गत। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला क्रियाकलाप है मिट्टी तैयार करना। सबसे पहले किसान क्या करता है? फसल को बोने के लिए मिट्टी को तैयार करता है। मिट्टी को तैयार किस प्रकार से करता है? जो किसान है, जिसके पिताजी किसान हैं, जिसके दादाजी किसान हैं, उसको तो अच्छी तरह से पता होगा कि मिट्टी किस प्रकार से तैयार की जाती है। और जिसको नहीं पता उसको बता दें कि मिट्टी को तैयार करते वक्त सबसे पहले उसमें उपस्थित जो भी झाड़ियाँ हैं, छोटी छोटी कंटीले वृक्ष हैं, उन सभी को काट लिया जाता है और फिर उनको इकट्ठा करके किसी एक जगह पर रख दिया जाता है। और फिर उस मिट्टी को उथल पुथल किया जाता है, जिससे उस मिट्टी के अंदर जो खाद होती है उसमें खाद भी डाली जाती है और वो खाद धीरे धीरे मिक्स हो जाती है। सबसे अच्छी खाद है गाय का गोबर, जो कृत्रिम खाद है उसका उपयोग करना चाहिए। ठीक है। फिर किसान क्या करता है? नंबर 2 पर बुआई करता है, मतलब हल जोतता है, खेत के अंदर हल चलाता है और जो भी फसल होती है उसके बीज उस हल की सहायता से खेत के अंदर बोता है। फिर क्या करता है? उस खेत में खाद डालता है, उर्वरक देता है। लेकिन जो पश्चिमी राजस्थान है इसमें एक क्या है, परंपरा है, परंपरा ही नहीं हम कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जो खाद है वो हम पहले नहीं डालते हैं, सॉरी बाद में नहीं, बुआई से पहले हम खाद को तैयार कर देते हैं। जो मिट्टी तैयार करते हैं ना, उसी के साथ ही खाद को भी डाल देते हैं और जो भी उर्वरक देना हो वो भी मिट्टी के साथ ही दे देते हैं। लेकिन जो बड़ी बड़ी फसलें हैं, जो फसलें जिस पर कीट लगने की संभावना ज़्यादा है, उसमें जो उर्वरक देते हैं वो बुआई के बाद में देते हैं। फिर क्या करता है किसान? फिर सिंचाई करता है। सिंचाई का मतलब उस पर पानी देता है। तो इधर पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई करने की ज़रूरत है नहीं, अपने आप हो जाती है क्योंकि बरसात होती है। फिर खरपतवार से सुरक्षा करता है। फिर उसके अंदर छोटे छोटे पौधे उगाते हैं। जब खेत बुआई करेगा तो छोटे छोटे फसल के पौधे, उसके साथ भी कुछ छोटे छोटे घास के पौधे भी होते हैं, तो उन्हें कहते हैं हम खरपतवार। उस खरपतवार को भी हटाना पड़ता है, क्योंकि यदि हम खरपतवार को नहीं हटाएंगे तो फसल अच्छी नहीं होगी, और जब फसल अच्छी नहीं होगी तो फसल बहुत कम मात्रा में उगेगी। फिर वो क्या करता है किसान? फसल की कटाई करता है। फसल पककर तैयार हो गई, अब फिर उसकी कटाई शुरू कर दी। कटाई में क्या करता है? वो फसल सभी को काट कर इकट्ठा कर लेता है और इकट्ठा करने के बाद में वो क्या करता है? थ्रेशर की सहायता से बीज को अलग करता है, फसल को अलग करता है, चारे को अलग करता है और सभी को अपने अपने काम पर लगा देता है। और जो बीज होता है उसका भंडारण कर देता है और जो चारा होता है उसका भी भंडारण कर देता है। बीज मनुष्य को खाने के लिए काम आ जाते हैं और अनाज मनुष्य के खाने के लिए काम आ जाता है, चारा पशुओं के चरने के लिए काम आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से वो अलग अलग करता है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आज आपने क्या क्या पढ़ा? आज आपने सबसे पहले देखा कि कौन कौन सी कृषि पद्धतियाँ हैं, कौन सी फसल किस ऋतु में बोई जाती है, खरीफ की फसल क्या है और रबी की फसल क्या है, और आधारिक फसल की पद्धतियाँ कौन कौन सी, यानी किस किस फसल को, एक फसल को उगाने के लिए हमें खेत के अंदर क्या क्या कार्य करना पड़ता है, वो सभी आज आपने देख लिया। और अब कल हम पढ़ेंगे मिट्टी किस प्रकार से तैयार करते हैं। फिर ये धीरे धीरे हम पाठ की ओर अग्रसर होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें और मित्रों को इसके बारे में बताएं कि ये प्लेटफॉर्म ऐसा है, इस पर विज्ञान विषय की पढ़ाई होती है और अच्छी प्रकार से पढ़ाते हैं, आपको किताब की लाइन टू लाइन समझाते हैं और एग्ज़ाम में आने वाले प्रत्येक क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसी वीडियो के नीचे उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, आज से ये हमेशा के लिए। ठीक है, और आपकी क्लासेस नियमित, अब टाइम टेबल तैयार हो चुका है, नियमित सुबह
सॉरी आपकी ये 8वीं की क्लास रात को 7 बजे यानी शाम को 7 बजे हमेशा, रविवार को छोड़कर, क्योंकि रविवार को अवकाश रहेगा। सोमवार से शनिवार तक शाम को 7 बजे आपकी क्लास प्रतिदिन रहेगी। और कभी किसी कारणवश कोई क्लास छूट जाए या नहीं आए तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अगले दिन वो उसी टाइम पर नियमित हो जाएगी। ठीक है। और अपने छोटे भाई बहन 6ठी 7वीं में पढ़ रहे हैं उनको भी बता दीजिए कि क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं। यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको पूरी एकदम फ्री में निःशुल्क क्लासेज उपलब्ध करवाई जाएगी। और इसके यदि आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हो तो आपको नोट्स भी मिलेंगे, क्वेश्चन आंसर भी मिलेंगे, पेपर्स भी मिलेंगे, आपके डाउट भी सॉल्व किए जाएंगे। आपके जो भी डाउट हो उसे आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। ठीक है। तो आज के वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं। धन्यवाद।